नमस्कार, मैं आपके साथ अरुणम जहां शेख और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम खास शो यूपी स्पेशल में बात करेंगे यूपी की सियासत से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिनकी चर्चा पर गली और कूचे में भी देखने को मिल रही है। और उस चर्चा का केंद्र बन बैठे हैं आजम खान। आजम खान जब जेल में थे तब भी चर्चा का केंद्र बने हुए थे और अब जेल से बाहर है तब भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। चर्चा ये नहीं कि आजम खान जेल में क्यों गए और क्या क्या हुआ, चर्चा ये है कि आजम खान क्या सपा से नाराज चल रहे हैं, क्या आजम खान की राह अब जुदा होने वाली है, क्या आजम खान का रास्ता अब अलग होने वाला है। तो गलियारों में यही तमाम चर्चाएं चल रही है और इससे भी बड़ा धमाल मचने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो विधानसभा में बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा है। सपा विधायकों का तर्क था कि सूबे में कानून व्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, युवा परेशान है, छात्रों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। सवाल तो सपा विधायकों के वाजिब है, लेकिन क्या विधानसभा में इस तरह से शोर शराबा करने से मसला हल होगा? तो वही अखिलेश की परेशानी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी परेशानी अब लगातार बढ़ती जा रही है। कभी शिवपाल पर कटाक्ष कर रहे हैं तो कभी अब्दुल्ला आजम का इशारों में तंज जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आजम खान का रूठ जाना और अब सपा के सहयोगी सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या 2024 से पहले गठबंधन में दरारें साफ तौर पर देखने को मिलेगी? विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। सत्र शुरू होते ही सपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। 1 घंटे 10 मिनट तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण चला। इस दौरान सपा विधायकों ने खूब हंगामा किया। राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। सपा विधायक वेल तक पहुंच गए और सरकार विरोधी, महंगाई, बेरोजगारी के पोस्टर भी लगाए गए। इसके बाद कार्रवाई को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र की शुरुआत हंगामे की भेंट। आसार के मुताबिक हुआ हंगामा, विपक्ष का हंगामा, विधानसभा में संग्राम। राज्यपाल अभिभाषण करती रही, शोर मचता रहा। विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक हुई, जिसके आसार थे उसके अनुरूप रहा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आगाज तो हो गया, लेकिन अंजाम क्या होगा इसका पता लगाना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण दिया। राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, हंगामा भी चल रहा था। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच विधायकों और विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हंगामे पर योगी सरकार के मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पलटवार किया। ये देखिए, ये तो समाजवादी पार्टियों की प्रवृत्ति है। यही कारण है कि वो सरकार में नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है, कभी महिलाओं का सम्मान उन्होंने किया ही नहीं। और हमारी राज्यपाल तो महिला थी और उनके लिए सम्मान की जनक बात होनी चाहिए थी। साथ में इतनी उम्र में बड़ी थी, उम्र के लिहाज से भी उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उस महिला के हिसाब से भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब वो बैनर लगा के दिखा रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में, इसके विरोध में बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसा ही करती आई है, तभी वो सत्ता में कभी आ ही नहीं पाई और ना कभी आ पाएगी, क्योंकि महिलाओं का सम्मान उन्होंने कभी किया ही नहीं। हम तो 2007 से जानते हैं, उन्होंने आज तक महिलाओं का सम्मान कभी नहीं किया। लेकिन वो सबसे अधिक सवाल उनका यही होता है कि बीजेपी के सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। सम्मान हो रहा है, कहाँ सम्मान नहीं हो रहा महिलाओं के? समाजवादी पार्टी का आरोप। मैं समाजवादी पार्टी के लोग तो आरोप लगा रहे हैं, तो अपने आप को देखें। जीवन में हमें जो करना है पहले हमें अपने ऊपर उतारना चाहिए ना। यदि हम दूसरे को उपदेश देते तो वो जीवन में हमें अपने ऊपर उतारना चाहिए। यदि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते तो हमें पहले खुद महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, तभी बात सार्थक होती है। यदि ईमानदारी की बात करते हैं तो खुद ईमानदार होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के सारे लोगों के लिए हम ये कहेंगे, बहुत ही अशांतपूर्वक, असभ्यतापूर्वक उन्होंने व्यवहार किया। राज्यपाल जी के लिए बहुत अशोभनीय था और निंदनीय था। हम समझते हैं भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल था। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा के विधायकों द्वारा किए गए हंगामे को निंदनीय बताया।
उन्होंने कहा कि इनका जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, ये केवल हल्ला हंगामा करना ही जानते हैं। साथ ही उन्होंने सपा के आरोप पर पलटवार किया, जिसमें समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि सरकार सदन ज्यादा दिन नहीं चला रही है। में ना प्रदेश के हित में ना गरीब के हित में, जिस प्रकार राज्यपाल के समय भाषण ये लोग उधम मचा रहे हैं, वो एक्चुअली हित में ही है। सदन इसलिए बनाया गया है कि विषयों को लेकर चर्चा करिए और ठीक ढंग से बहस करिए और गरीबों के विषय को उठाइए। लेकिन सत्ता पक्ष में रहते हैं तो विपक्ष में रहते हैं तो इसी प्रकार का हल्ला हुल्ला करते हुए अपना समय निकल देते हैं। गरीबों का कोई हित सोच करो, गरीबों के लिए न कोई आवाज उठाते हैं न कुछ कार्यक्रम उनके सर, पास। अंतिम सवाल ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बजट सत्र बहुत कम दिन का है, लगभग मिनिमम 35 दिन का होना चाहिए। देखिए, जनता के हित में बात करने, जनता के हित में कोई आवाज उठावे, इसी तरह हल्ला बजट न सेशन न चलने देते हैं न कुछ करने देते हैं। कोई काम ही नहीं उनके पास, न एजेंडा कोई है, न कोई एजेंडा न कोई काम है। वहीं विपक्ष की मुख्य भूमिका निभाने वाली सपा के मुताबिक हंगामा सरकार को नींद से जगाने के लिए हो रहा है। इसलिए सपा के विधायक सदन शुरू होने से पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा गेट के बाहर से ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ कुछ विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं भदोई से सपा विधायक जाहिद बेग साइकिल लेकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने भी महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास न तो कानून पे है न संविधान पे है। बुलडोजर के माध्यम से गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। गलत धाराओं में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लादे जा रहे हैं। और बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वह पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, चाहे वित्त विहीन शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, आज हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, वह केवल जनता को बरगलाने और बहकाने का काम। बिल्कुल, पेट्रोलियम पदार्थों की बात अगर की जाए, आप डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बात कर, पार्टी के विधायक हैं, आप लोग बाहर से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और आप साइकिल से आए हैं, तो इस साइकिल से आने का मकसद क्या है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ये साइकिल जो है गरीबों की निशानी है, सादगी की निशानी है और साइकिल से हम लोग विधानसभा में जीत के भी आए हैं। आज पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, आम आदमी परेशान है। इन सब मुद्दों को आखिर करने के लिए मैं साइकिल से आया हूं और आज विधानसभा के अंदर गरीबों के मुद्दों को लेकर, महंगाई मुद्दों को लेकर योगी सरकार में थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। आज जो उनके खिलाफ बोल रहा है किसी पार्टी सत्ता, गैर सत्ता पार्टी के विधायक, उनके जेलों में डाल दिया जा रहा है। आज कर्मचारियों की पेंशन बहाली मामला है। आज किसानों का मामला है, गरीबों का मामला है। इस सब मुद्दों को लेकर हम सड़कों को लेकर संघर्ष तक करने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर सपा की सहयोगी सुभाषपा की राय बिल्कुल जुदा है। सुभाषपा हंगामा, शोर, नारे, तख्ती दिखाने पर यकीन नहीं करती, बल्कि मुद्दों पर बात करने और सुनने पर भरोसा रखती है। बजट सत्र का पहला दिन था। जाहिर सी बात है कि जब बजट सत्र का पहला दिन होता है तो हंगामेदार होता है, लेकिन उसमें से जो तस्वीर साफ निकली ये कि गठबंधन में आली जुएल नहीं मामला चल रहा है। देखिए, आप तो साहब बैठे थे, लेकिन आपके मुख्य सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी राज्यपाल के अभिभाषण हो रहा था तो हंगामा कर रहा था। क्या मैसेज आएगा? और कुछ नहीं दिखा आपने। पिछले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कागज के गोले उनके ऊपर फेंके जाते थे, इस बार नहीं फेंका गया। देखा आपने ना, एक परिवर्तन आया। यही बीजेपी, यही कांग्रेस, यही बसपा, यही सपा, इन्हीं की सरकारें रहती हैं तो राज्यपाल महोदय जो पढ़ते हैं तो इन्हीं की सरकार। नहीं, आप तो एक अच्छी तस्वीर पेश किए, वो चर्चा भी है, लेकिन जब आप जिस विपक्षी दल के साथ 2022 में पार्टिसिपेट किए थे वो लोग हंगामा कर रहे थे, आपने एक अच्छी नजीर पेश किया, तस्वीर पेश किया, आप बगल में बैठे रहे। वो गोली चलाऊं तमो चले 302 का मुलजिम बने उनकी पार्टी है, उनका अलग सिस्टम है, उनका अपना नियम है, हमारी पार्टी का अपना अलग नियम है। हम लोगों को प्रेम से, भाईचारा, मिल्लत से जोड़ लेते हैं, समझा के जोड़ लेते हैं। उनको कहते हैं कि भाई देखो, हम आपको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तुमको फ्री इलाज की बात कर रहे हैं, हम जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, हम तुम्हें रोजगार की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, हम ये कह करके जनता को जोड़ने की बात करते हैं। हम राज्यपाल महोदय को दफ्ती दिखा करके कहे थे और जोड़ लेंगे हम क्षेत्र में,
हम तो देखे हुआ न, जितना विधायक लोग लेके दफ्ते से घूम रहे थे, राज्यपाल को नहीं दिखा रहे थे। इधर यहाँ वो कौन मीडिया सेंटर की तरफ खाली फोटो खिंचावा, घूम घूम ऐसे ऐसे कर। तो क्या बजट सत्र की शुरुआत होने के साथ सपा गठबंधन में गांठ दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से सपा ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया और उस विरोध का सुभाषपा विरोध कर रही है, तो क्या ये समझ लिया जाए कि अखिलेश की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है? इससे यही लगता है कि सपा की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी आजम की नाराजगी की खबर हल्की भी नहीं हुई कि अब राजभर का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब विपक्ष एकजुटता की मिसाल नहीं पेश करेगा तो विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सत्ताधारी पार्टी से कैसे मुकाबला करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। योगी सरकार दूसरे कार्यकाल का अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट काफी खास होगा। इसमें भाजपा के संकल्प पत्र पर भी फोकस होगा, तो वही 2024 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए सरकार जनता से जुड़े अपने वादों को पूरा करने का पूरा फोकस कर रही है। इसीलिए सरकार हर मुद्दे पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। योगी सरकार 2.0 अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट काफी खास होगा। इसमें भाजपा के संकल्प पत्र पर ही फोकस होगा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव का भी ध्यान रखा जाएगा। इसलिए सरकार जनता से जुड़े अपने वादों को पूरा करने पर पूरा फोकस करेगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आगाज तो हो गया। 26 मई को सदन में पहला बजट पेश किया जाएगा। ये करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। बजट खेती, किसानी, युवा रोजगार, स्ट्रक्चर, सुविधाएं और लाभार्थियों की योजनाओं पर केंद्रित हो सकता है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की हो सकती है घोषणा। मुफ्त बिजली देने से सरकार पर 1800 करोड़ रुपए का बढ़ेगा बोझ। आलू, टमाटर और प्याज की MSP की गारंटी का हो सकता है इंतजाम। छुट्टा जानवरों से किसानों को राहत दिलाने पर भी बजट में फोकस रहेगा। प्राकृतिक खेती और मेगा फूड पार्क की स्थापना पर भी फोकस होगा। उत्तर प्रदेश के बजट में किसानों के लिए बड़ी राहत मिल सकती है। मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली मिल सकती है। साथ ही आवारा पशुओं के रख रखाव के लिए व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही MSP के विस्तार की जो बात की जा रही थी, इसमें आलू, प्याज, टमाटर जैसे उत्पादित वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं, यानी कि इसकी MSP तय की जा सकती है। साथ ही जैविक खेती पर फोकस किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि किसानों के लिए योगी सरकार कई राहत भरे पैकेज का ऐलान कर सकती है और उनकी इनकम जो 2 गुना करने का दावा किया जा रहा था, उसको आगे बढ़ाते हुए किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार अगर किसानों पर ध्यान देने पर जोर देगी तो वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने पर फोकस करेगी, ताकि जो जिसका हक है उसे मिल सके। इसलिए राज्य की योजनाओं के साथ केंद्र की योजनाओं पर फोकस रहेगा। केंद्र सरकार की जनता को लुभाने वाली योजना पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना पर रहेगा फोकस। मुफ्त राशन की सुविधा को बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। 1.65 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था वेतन और पेंशन के लिए की जाएगी। बाकी राशि विकास कार्यों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जाएंगी। खेती किसानी केंद्र की योजना के बाद सरकार का अगला फोकस महिलाओं की सुरक्षा पर रहेगा। उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा पर भी जोर होने की संभावना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पर रहेगा जोर। कन्या सुमंगला योजना की सहायता 15 से 20 हजार हो सकती है। बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की मिल सकती है सुविधा। विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ सकती है। मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिल सकती है। माध्यमिक स्कूलों के नवीनीकरण की हो सकती है घोषणा। उत्तर प्रदेश के बजट से महिलाओं को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से योगी सरकार महिला सुरक्षा और उनकी पेंशन
को ज़्यादा करने का दावा कर रही थी, उनके लिए भी एक बड़े पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें सुमंगला कन्या योजना की धनराशि बढ़ाई जा सकती है, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई जा सकती है, साथ ही विधवाओं और महिलाओं को जो निराश्रित हैं उनकी भी पेंशन की धनराशि बढ़ाई जा सकती है। वहीं मेधावी छात्राओं को जो स्कूटी का वादा किया गया था, उनको स्कॉलरशिप की बात की गई थी, उसके लिए भी धनराशि इस बजट में आवंटित की जा सकती है। छात्राओं को बढ़ावा देने की बात होगी तो सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को भी सुधारने की अहम पहल हो सकती है। यूनिवर्सिटी और आईटी की स्थापना पर होगा जोर। अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर यूनिवर्सिटी के लिए बढ़ सकता है धनराशि। मेरठ, गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के लिए भी धनराशि मिल सकती है। रोजगार और स्वरोजगार की योजनाओं के लिए घोषणा हो सकती है। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का भी ध्यान रखा जाएगा। कम कीमत में दवा के छोटे छोटे केंद्र बनाए जा सकते हैं। नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के लिए भी बजट में प्रावधान हो सकता है। सुरक्षा की बात हो और पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार न हो तो भला सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती है। इसलिए योगी सरकार पुलिस को मॉडर्न बनाने की भी पहल कर सकती है। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना हो सकती है। थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने पर विचार हो सकता है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर की स्थापना के लिए भी प्रावधान होगा। गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी रकम का इंतजाम होगा। निवेश के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 जून 2022 को होगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए भी रकम का इंतजाम होगा। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी बजट में होगा खास व्यवस्था। सूबे में सबसे ज्यादा तंगी बदहाली है बेरोजगारी की। उसकी खास वजह है औद्योगिक क्षेत्रों का अभाव, जिसे लेकर योगी सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को नंबर 1 पर लाने के लिए विशेष प्रावधान होंगे। गांव का विकास, शुद्ध पेयजल और नई बसों के लिए भी बजट में व्यवस्था होगी। बरेली और झांसी जैसे शहरों में मेट्रो सुविधा के लिए भी बजट दिया जा सकता है। स्थानीय भाषाओं के लिए अकादमी की घोषणा बजट का आकर्षण हो सकती है। बजट में सिर्फ सूबे की तरक्की पर फोकस होने के बजाय लोकसभा चुनाव पर भी नजर होगी, क्योंकि धीरे धीरे वक्त लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही सूबे की सरकार की पूरी कोशिश होगी कि मोदी सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारकर मिशन 2024 में कामयाबी की तरफ अग्रसर हो सके, क्योंकि प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें देश की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता दिखाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आखिरकार जिसका इंतजार था वो वक्त आ ही गया। सपा के कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई के बाद कयासों का अंबार था। हर तरफ शोर था और हर तरफ जोर था कि आजम खान आखिर कब शपथ लेंगे। फिर आजम खान ने शपथ तो ले ही लिया, लेकिन नाराजगी की बातों को हवा देकर चले गए। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान यहाँ पर नाराज चल रहे हैं। शपथ लेने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश के बगल में बैठे हुए भी नजर आए और सीट भी इन्हीं आजम खान के लिए रखी गई थी। लेकिन हुआ कुछ विकल्प यहाँ पर बिल्कुल उल्टा देखने को मिला है, जिसका अंदाज शायद सपा प्रमुख को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आखिरकार जिसका था इंतजार वो वक्त आ ही गया। सपा के कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई के बाद कयासों का अंबार था। हर तरफ शोर था, हर तरफ जोर था कि आजम खान आखिर कब शपथ लेंगे। फिर आजम ने शपथ तो ली, लेकिन नाराजगी की बातों को हवा देकर चले गए। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान लग रहा था कि शपथ लेने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश के बगल में बैठेंगे और सीट भी इन्हीं आजम के लिए रखी गई थी। लेकिन हुआ कुछ बिल्कुल उल्टा, जिसका अंदाजा शायद सपा प्रमुख को नहीं रहा होगा। आज विधानसभा में सत्र के दौरान विपक्ष अपनी एकजुटता नहीं दिखा पाया। ओम प्रकाश राजभर ने जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों को हल्ला करने से रोका, वहीं आजम खान अखिलेश यादव की बगल में सीट पर बैठने से परहेज किया और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गए। कहते हैं कि मुसीबत में सख्त आजमाइश होती है। शायद
अखिलेश यादव के सितारे गर्दिश में हैं, तभी सख्त आजमाइश का दौर चल रहा है। तभी हर सितारे चमकने के बजाय धुंधले दिखाई दे रहे हैं। जिससे उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, वही बगावती तेवर से तीर चलाना शुरू कर देता है। अब देखिए ना, ओम प्रकाश राजभर को साहब के अंदाज मिजाज में तब्दीली दिख रही है, तभी तो निराले अंदाज में चुटुले तंज दिख रहे हैं। आपने एक नसीहत भी दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, कहा कि आपको एसी से बाहर आना चाहिए। सही कहा है। जब ओम प्रकाश राजभर एक दिन में अपनी पार्टी का 4 मीटिंग करवा सकता है और 4 जगह, हमने पूरे प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बाधा मीटिंग हो गई कल, पश्चिमांचल में मऊ मीटिंग हो गई कल, आपके ये पश्चिमी मेरठ हो गई और मध्यांचल में लखनऊ। 4 मीटिंग अगर हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? उनके लोग हमको राय देते हैं, उनके नेता कार्यकर्ता कि हमारे नेता से कहो आप इतना तेज चलते हो भाई, उनको कहो निकलें। इस नाते उनको कहता हूं कि 22 से जो सीख मिली है, हम जिनको नहीं समझा पाए उनको चल के समझाया जाए कि हम आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा देने के लिए लग रहे हैं, आप मेरे साथ आओ। हम कोई बीमार होगा फ्री इलाज देंगे, हम आपके घर के बिजली का बिल माफ कर देंगे, हम चल के। ओम प्रकाश जी, आप अक्सर कहा करते हैं कि 36 के रिश्ते कब 63 में बदल जाए। कुछ दिन पहले आपकी दयाशंकर से मुलाकात हुई थी और दयाशंकर आप भी चर्चा करते, कहते कि ओम प्रकाश राजभर नेता है। आज तो मिले लेना केशव देव मौर्य मिले लेना, स्वतंत्र देवो मिले लेना है, और ब्रिजेश पाठक कम से कम 25 नेता मिले थे, सब बीजेपी के थे, सब सलाम दुआ कर रहे हैं, अखिलेश से मिल रहे हैं, और उधर सब एक पार्टी दूसरे पार्टी से सब मिल रहे हैं, तो क्या हो गया? सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सपा विधायक आजम खान खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ विधायक पद की शपथ लेने के लिए यूपी विधानसभा पहुंचे। यहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई। बताया जा रहा है कि शपथ लेने के बाद आजम खान वापस रामपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले लखनऊ में आयोजित सपा विधायक दल की बैठक में भी आजम खान नहीं शामिल हुए थे। यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि 1-2 दिन के भीतर आजम खान कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आज विधानसभा में सत्र के दौरान विपक्ष अपनी एकजुटता नहीं दिखा पाया। ओम प्रकाश राजभर ने जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों को हल्ला करने से रोका, वहीं आजम खान अखिलेश यादव की बगल में सीट पर बैठने से परहेज किया और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गए। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के विधायक एकजुटता का दावा कर रहे थे और सरकार को घेरने की बात कर रहे थे, आपस में ही लड़ते नजर आए और आपस में ही दूरियां देखने को मिली। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी की मऊ में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उन्हें एसी की हवा लग गई है, उनको निकलना चाहिए और क्षेत्र में मीटिंग करनी चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए। जबकि आजम खान को लेकर राजभर ने कहा कि वो सपा के विधायक हैं, आखिर नाराज होकर कहां जाएंगे। इसके साथ उन्होंने यूपी को 4 भागों में बांटने की बात दोहराई। अब अखिलेश से नाराजगी सिर्फ आजम की नहीं, बल्कि शिवपाल, ओपी राजभर, राजा भैया भी जाहिर कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में सपा के सहयोगी दलों की भी नाराजगी सामने आ चुकी है। ऐसे में प्रदेश में कई बदलाव देखे जा सकते हैं और आने वाले वक्त में कई तरह के राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। तो क्या शिवपाल की आजम से मिलने की मेहनत रंग लाएगी? आजम का यूं विधानसभा से चले जाना, अखिलेश से दुआ सलाम भी न करना, किस बात का संकेत जाहिर कर रहा है? अंदेशा तो यही लग रहा है कि अब बात बहुत दूर निकल चुकी है, जहां से वापस आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है। और इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ अखिलेश की पहल पर ही हो सकता है, क्योंकि अखिलेश का आजम से ना मिलना पार्टी को झटका और आघात भी जबरदस्त लग सकता है। ऐसे में जब सपा अंदरूनी कला से लड़ती रहेगी तो सत्ताधारी पार्टी से क्या लड़ेगी? लखनऊ से नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
चलिए तो यूपी स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।